स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम अंदर की बात। और यह है अंदर की बात का तीसरा एपिसोड, जिसमें हम बातचीत करेंगे हफ्ते भर हुई राजनीतिक घटनाक्रमों पर। तमाम जो खबरें आपने टेलीविजन चैनल्स पर देखी, उन खबरों के पीछे की खबर क्या है, उन खबरों के अंदर की बात क्या है। हमारा देश अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मतों मतांतरों को मानने वाले लोगों को एक साथ समाहित करने वाले देशों में से एक है। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तमाम चीजों को लेकर कश्मकश होती है, इसके बावजूद लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जिसमें विचार एक दूसरे के सुने जाते हैं, बहस की जाती है और तमाम डिफरेंसेस के बावजूद हम भारत के मुद्दे पर एक साथ नजर आते हैं। इसी देश की सरकार ने इस देश पर हुए अब तक के सबसे बड़े सिविलियन हमलों की अगर हम बात करें, आतंकवादी हमलों के परिप्रेक्ष्य 26/11 हमले, कंधार हाईजैक या फिर मुंबई आत्मघाती हमले जो टेररिस्ट अटैक हुए, उसके इतर घाटी में जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, उस हमले के बाद से पूरा देश जब एक साथ एक स्वर में नजर आ रहा था, तब 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद एक ब्रीफिंग हुई। ये बैठक जो थी वो सीसीपीए की हुई थी और उसके बाद एक ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग में जो प्रवक्ता हैं केंद्र सरकार के और वर्तमान में केंद्र सरकार में रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव वो आए। सबको इंतजार था इस बात का कि पहलगाम पर एक्शन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। तमाम टीवी चैनलों में ये खबरें चल रही थी कि कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन तभी ऐलान होता है इस बात का कि ये सरकार जो है वो जातीय जनगणना कराने का फैसला ले चुकी है और आने वाले सेंसस में ये जनगणना जो है वो कराई जाएगी। इस बार सेंसस भी होने हैं और उस सेंसस में एक कॉलम और जुड़ेगा जिसमें सरकार लोगों से उनकी जाति पूछेगी। इसके बाद से देश में शुरू हुआ है सवाल जवाब का वो दौर, जिसमें तमाम बीजेपी के समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपने ही फैसले से यू टर्न लेती हुई नजर आई। कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवालों के जवाब हमें तलाशने हैं और ऐसे में हमने सोचा कि आज हम उन 3 धुरंधरों को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें जिनकी सत्ता के प्रतिष्ठानों में अंदर तक पहुंच है, पैठ है। विपक्ष हो या सरकार, सभी अंदर की बात लगभग वो जानते हैं और इसीलिए इसी उम्मीद के साथ उन्हें हमने आमंत्रित किया कि वो आए और हमसे भी अंदर की बात साझा करे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं एनडीटीवी इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर और इस अंदर की बात में पहले एपिसोड, हमारा जो इनॉग्रल एपिसोड था, उससे हमारे साथ रहे ऐसे अखिलेश शर्मा सर का। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश सर आपका। धन्यवाद चंदन, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे एनडीटीवी इंडिया के कंसल्टिंग एडिटर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में गहरी पैठ रखने वाले, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया, उस पे अपने पोस्ट के जरिए बिना नाम लिए सब कुछ बता देने वाले ऐसे पंकज झा जी का बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर आपका। धन्यवाद चंद जी। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हिमांशु शेखर मिश्रा सर का, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स का, कांग्रेस को खूबी कवर करते हैं, इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, इसलिए अंदर की बात में आज हमने उन्हें आमंत्रित किया ताकि वो हमें अंदर की बात दे सके। स्वागत है हिमांशु सर आपका। थैंक यू। मैं शुरुआत जिस तरीके से मैंने परिचय के क्रम में किया है, सवाल भी मैं उसी क्रम से करता हूं। और अखिलेश सर, हम उस दिन एक एपिसोड शूट करने वाले थे, लेकिन फिर खबर आई कि एक बड़ी बैठक है सीसीपीए की और आपने कहा कि वो संभव नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको क्या थोड़ा भी इल्म था कि कुछ ऐसा सरप्राइजिंग ऐलान हो सकता है? देखो चंदन, आपके जो प्रोग्राम की फॉर्मेट है ना, थोड़ी इनफॉर्मल है, तो यहाँ पर तो हम खुल के बात कर सकते हैं। हाँ, तभी मैंने वो बात आप कह रहे हैं, हाँ, जो बात आप कह रहे हैं कि क्या इल्म था, बिल्कुल इल्म नहीं था। इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई घोषणा हो जाएगी। फिर हमने ये रिपोर्ट जरूर किया था कि सीसीपीए की जो बैठक होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है और 2019 में इससे पहले बैठक हुई थी। तो आप सोच लीजिए, जब इतना बड़ा अंतराल है 5-6 साल का सीसीपीए की बैठक करने में ही आपकी थी। बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद हुई थी और उसके बाद जिसमें कि पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस थी वो वापस ले ली गई थी। उसके बाद अब जाकर के ये
सीसीपीए की बैठक हुई, कम से कम औपचारिक तौर पर बताया गया कि भाई सीसीपीए की बैठक हुई। तो इसलिए अंदाजा नहीं था, लेकिन हाँ ये अंदाजा जरूर था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अब चूंकि मैंने आपको कहा कि इनफॉर्मल बातचीत होती है हम लोग की, बहुत ज्यादा हम लोग फॉर्मल इसमें नहीं जाते, तो मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि सरकार में सहयोगी दल के एक बहुत बड़े नेता हैं जिनकी बड़ी भूमिका है इस सरकार को समर्थन देने में, सरकार चलवाने में। उनसे नीतीश कुमार सर, नाम नाम मैंने सही लिया, नीतीश कुमार। नाम वगैरह नहीं लेंगे, किसी का नाम दिए ठीक है, इनफॉर्मल, लेकिन इतना भी इनफॉर्मल ना हो जाए कि मतलब कल लेने के देने जी, है। ठीक है। उसमें बात हो रही थी और लंबी बात थी। मुझे लगता है कि वो ये टटोलना चाह रही थी कि कहीं मुझे इस बात का अंदाजा है या नहीं, और आप हैरान होंगे कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस बात की उन्होंने राहत की सांस ली कि इनको पता नहीं है, मतलब अभी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इस बात की भनक नहीं लगी ये कुछ बड़ा होने वाला है। और मुझे लगता है कि उन्हें 100% पता था और वो टटोलना चाह रहे थे कि इनको पता है या नहीं। तो हमें अच्छा। पता नहीं था, ये बिल्कुल इसको मानने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये 10-11 साल जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अचानक होती हैं, सरप्राइजिंग होती हैं, और ये भी एक सरप्राइजिंग फैसला ही था। हालांकि जो बाद में मैंने स्टोरी की है, जो आपने देखी भी होगी, जिसमें मैंने कहा है कि भाई ये कोई अचानक से ले लिया गया फैसला नहीं है। हाँ, घोषणा अचानक हुई, टाइमिंग पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड काफी लंबा है, काफी लंबे समय से सरकार में इस पर काम चल रहा है। जब 29 अप्रैल को एक तरफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद कयास लगाए जाते हैं कि कुछ बड़ा ऐलान होगा, लेकिन उसके ठीक बाद एक और बैठक होती है सीसीपीए की। मैं दर्शकों को बता दूं, सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें सीनियर मोस्ट कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, जो सीसीएस के मेंबर हैं, उसके इतर, अगर मेरी जानकारी सही है हिमांशु सर, तो शायद पीयूष गोयल है, इसमें नितिन गडकरी है, इसके अलावा अभी अगर कोई नाम है तो आप वो जोड़ दिएगा। इसकी जब ये बैठक हुई तो इसमें इससे पहले क्या बीजेपी के अलग अलग स्तर पर इस बात को लेकर विचार मंथन होता हुआ नजर आया, या फिर इस बैठक में फरमान सुनाया गया कि हमने ये फैसला ले लिया है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उसमें जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो पार्टी, जो गठबंधन सत्ता में है, उसके जो अहम घटक दल है, उनके जो बड़े नेता है, उनका प्रतिनिधित्व होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में। और उसके पीछे सोच ये होती है कि जो बड़े राजनीतिक मसले हैं उस पर जो गठबंधन, जो सत्ताधारी गठबंधन है, वो एकजुट होकर सर्वसम्मति से एक स्टैंड तय। और मुझे याद है कि अखिलेश सर ने एक लाइव किया, मैं नेशनल मीडिया सेंटर में बाहर में ही था, फिर वो तुरंत लाइव के अंदर चले गए, क्योंकि हम सब ये इंतजार कर रहे थे कि जो मिलिट्री ऑप्शन भारत के पास है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो ऑप्शंस क्या क्या हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या बड़ा फैसला करेगी। बहुत सारे कैमरास बाहर भी थे, ज्यादा कैमरास नेशनल मीडिया रूम में थे, और सर अंदर चले गए और मुझे कहा गया कि आप स्टैंड बाय पर लाइव में खड़ा हो जाइए, क्योंकि अंदर की अलावा तो हम सीधे आपसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर सके। मैं अपने सेटअप के साथ पूरी तरह तैयार था और सुनना, आप लाइव दे रहे थे? हाँ। और 2-3 रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि सीसीएस में क्या हुआ, क्या फैसला किया आपने, और मैं इंतजार कर रहा था ध्यान से कि वो जो कुछ भी बोले मैं नोट भी करूं, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मसला था। तो उन्होंने आराम से कहा, नहीं नहीं, इस पर तो आप सिर्फ कैबिनेट पर सवाल पूछिए, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। और जब उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन कर लिए, एक हाईवे प्रोजेक्ट को लेके और एक और प्रोजेक्ट था उसको, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बस एक और ऐलान मुझे करना है। और उसके बाद जब वो जाति जनगणना की बात करने लगे, हैरान था मैं, बाहर रहा था, तो मुझे लगा अचानक से जैसे होता है ना, आप बिल्कुल तैयार नहीं उसके लिए, मतलब गलत तो नहीं सुन लिया, कुछ ऐसा लगा होगा सर? उस खबर को रिसीव करने के लिए भी मैं तैयार नहीं था शायद। तुमने लगा वो कि कांग्रेस का तो जाति पे 60-70 साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया कास्ट सेंसस के बारे में, और कांग्रेस आरोप लगाती रही। तभी हमें अंदाजा हुआ कि मुझे लगता है कुछ बड़ा ऐलान, लगता है कास्ट सेंसस के बारे में कुछ होने वाला है, जो उन्होंने वो ऐलान किया। और मुझे लगता है कि मुझे सेकेंड्स भी समय नहीं मिला, और एंकर जो थे वो हमारे पास आए और फिर हमने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया। और जब मैं लाइव कर रहा था तो मैं उस कैमरे में खड़ा था, क्योंकि उस वक्त अखिलेश सर अंदर गए हुए थे, और उनके कैमरे के सामने मैं खड़ा था, क्योंकि उसमें सारी फैसिलिटीज रेडी थी, और उन्होंने कहा दूसरा कैमरा सेटअप करने में टाइम लगेगा, आपका लाइव है अभी, आप इस पे कर दीजिए। और अब समय नहीं मिला कि मैं उसको छोड़ के और अपने कैमरा पे जाऊं, और फिर अखिलेश सर आए तो फिर अपने लाइव उनको सीधे ही किया, और हमने एक बहुत लंबा कन्वर्सेशन किया। और मैं उस वक्त तरफ सोच रहा था उस दौरान भी कि मुझे लगता है कि अब क्या ये
ध्यान भटकाने की एक बड़ी राजनीतिक पहल है, क्योंकि आप सब कि मिलिट्री ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पर यानी कि इशू ये था कि बिल्कुल सरकार ने इसको पता नहीं लगने दिया किसी को, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला था। पर बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान जो हमने डिस्कस भी किया था, वो निश्चित तौर पर बिहार चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गेम चेंजर के तौर पर बीजेपी इसको जो है वो प्रेजेंट करना चाहती है। पंकज सर, मैं 29 अप्रैल को शाम के वक्त जब ट्विटर खंगाल रहा था, अचानक से एक आप ही के आईडी से पोस्ट आता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो हो रही है प्रधानमंत्री के आवास पर। फिल वक्त मुझे लगता है कि बीते 10 सालों के कार्यकाल में ऐसे 4 से 5 मौके होंगे, वो अखिलेश सर ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, जब संघ प्रमुख इस तरीके से प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हों। आपने क्या उसी समय एंटिसिपेट कर लिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि उसके नतीजे जब सामने आए तो वो ऐसा था जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग ही था। मोहन भागवत का प्रधानमंत्री से मिलना एक तरीके से वो आखिरी थंब अब लेने के तौर पर उस मीटिंग को देखा जाए इस पूरे ऐलान से पहले। देखिए, पिछले करीब 20-25 दिनों से संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी के अलग अलग इलाकों में वो भ्रमण कर रहे थे, अपने उनके कार्यक्रम थे, तो लगातार ट्रैक कर रहा था। पता चला कि आज बैठक है, लेकिन तब हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा पता नहीं कुछ हो सकता है, और वैसे भी ये सब अधिकार क्षेत्र अखिलेश जी का है, तो हम उधर ही छोड़ दिया करते हैं। एक ऐसी कुछ नहीं एक जीवन में मेरी खबर है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ ना कि मैं नहीं चाहता हूँ, वो खबर आ जाती। कई बार ऐसे मेरी जिंदगी में ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है। इसको कहते हैं बीइंग एट द राइट टाइम इन राइट मोमेंट। जी हाँ, दोपहर में ना एक जैसा अभी अखिलेश जी कह रहे थे ना कि बीजेपी के सहयोगी दल के एक बड़े नेता, हमारे पास एक छोटे से नेता जिसको हम लोग बिहार यूपी में कहते हैं टुटपुजिया। टुटपुजिया नेता ने मुझे फोन किया करीब 2:30 बजे के आसपास का, और इस बात के गवाह हमारे चैनल के एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं जिन पर चैनल की जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें लिख के भेजा, और टुटपुजिया नेता ने मुझे कहा कि झाजी क्या हाल है, सब ठीक है? मैंने कहा जी भाई साहब सब ठीक है। हम लोग यूपी में जब से गए ना, भाई साहब कहने की आदत डाल ली है। ये नेता बीजेपी के सहयोगी दलों के? ना सहयोगी दल के है। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको पता है कास्ट सेंसस पे कुछ नजर रखे हैं क्या? अब ऐसा क्या हो सकता है, कास्ट सेंसस पे कुछ नजर रखे? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं रखा मैंने। थोड़ा सा मेरे माथे में हैमरिंग हुआ, लेकिन मैंने कहा इस आदमी को क्या घोड़ा पता रहा होगा। मैंने उनको बहुत हल्के में लिया। मेरे जीवन में से कई बार हुआ कि हल्के जिनको हम मानते थे उन्होंने बहुत भारी खबर दी है, कई बार होता है। और ऊपर से उस परिस्थिति में जब पूरे देश में पुलवामा को लेकर एक हाँ, मैं उस मानस में भी नहीं था, तो उन्होंने फिर कहा भाई साहब ध्यान रखिएगा, जरा देखिएगा कुछ ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने और 2-3 जगह जितनी मेरी क्षमता थी मैंने इधर उधर फोन घुमाया, कहीं से कुछ ऐसे संकेत मिले नहीं। 1-2 पत्रकार मित्रों को भी फोन किया, कोई संकेत नहीं मिला। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए मैंने चैनल के जिम्मेदार व्यक्ति को मैसेज किया कि ऐसा मुझे बताया गया, जरा आप भी चेक करा लीजिएगा। बाद में पता लगा 4 बजे के आसपास में कि वही घटना हुई। अब मैंने उनको पलट के फोन किया कि भाई साहब आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई गहराई से? क्या मुझे जितना पता था बताया। तो कहानी हो जाया करती है, लेकिन हम चाहेंगे ना कि तो जो होना था हो गया। बीजेपी इस चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। हम लोग इस बात पर विचार करें कि अब आगे क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, चूंकि यूपी का जिक्र क्या मैं शुरुआत कर ही देता हूँ। कहते ही ये सब हो गया, उसके बाद शाम में मैं गया, यूपी बीजेपी के कई जिम्मेदार नेता जो लोग थे उनके पास गए। कहा कि भाई साहब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी जी तो बटेंगे तो कटेंगे। मैं इसको सवाल के फॉर्म में फ्रेम कर देता हूँ पंकज सर, इसको जो मैं बाद में सवाल पूछता हूँ उसी फॉर्म में फ्रेम कर देता हूँ। ये जो फैसला लिया गया, इस फैसले में क्या सीधे तौर पर यह नजर आता है कि पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया? क्योंकि उस दौर में जब देश के 3 प्रदेशों में चुनाव एक ऐसे नारे के तहत लड़ा जाता है जिसमें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कही जाती है, और स्पष्ट तौर पर एक जो हिंदू सेंटिमेंट है, हिंदू आइडियोलॉजी है, उसको प्रमुखता से उजागर करते हुए एक पैरेलल नेता राष्ट्रीय परिदृश्य पर खड़े होते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब नजर आते हैं, तो फिर एक ऐसा फैसला आता है जिसको लेकर बीजेपी के अंदर खाने ही अभी तक बड़े बड़े नेता जो है वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से इसको डिकोड करें हम पंकज सर? नहीं, मैं एक ही चीज कह रहा था कि मैंने उन नेताओं के पास गया, उनके चेहरे पे ना हवाई उड़ रही थी, मुझे बड़ी मौज आ रही थी।
कभी कभी क्या होता है ना, जब नेता परेशान होते हैं ना तो अपने को मौज आती है, क्योंकि ये लोग कल तक सनातन धर्म 90 बनाम मतलब 80 बनाम 30 एकदम मार तलवार भागे जा रहे थे भाई साहब कि हिंदुत्व पर लड़ाई होगी, 2027 के लिए हमने लॉन्चिंग पैड कर दिया है। जब ये कहा जा रहा था कि जुम्मे के दिन, अगर वो होली वाली बात अनुज चौधरी का भले ही तबादला हो गया हो, कि भाई कहा जा रहा था कि आपको अगर रंग से ऐतराज है तो आप नमाज पढ़ने के लिए मत जाइए, मतलब फुल फ्लोजेड एकदम ये था कि हिंदुत्व के पिच पे बैटिंग होगी। अब उसमें ये कहां से आ गया कास्ट सेंसस? मैं बीजेपी में एक ही नेता को जानता हूं, केशव प्रसाद मौर्य, इस तरह की बयान देते थे। इसके अलावा मैं कोई पिछड़ा नेता, ओबीसी, दलित किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। हाँ, सहयोगी दल में ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो, ये लोग इसके पक्षधर थे क्योंकि उनकी राजनीतिक मजबूरी थी, उसके बिना इनका कोई वजूद नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई बीजेपी नेता नहीं कहता था। अब मैं उनको देखा, सब लोग बैठे थे, उन्होंने चाय ऑफर की, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी जैसे लग रहा था उनका बैटरी फ्यूज हो गया हो। सब पे चेहरे पे हवाई उड़ रही थी कि भाई हम तो इस रास्ते से जा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, अब बीच में हमको कह देगा भैया अब आम नहीं खानी है, अब इमली खानी। तो मैं उनके धर्म संकट को देख के बहुत परेशान था कि अब आगे ये क्या करेंगे। और आपको बता दूं, बिहार जहां का मैं रहने वाला हूँ, मतलब जहां जन्म है, और यूपी, दोनों की राजनीति समान होते हुए बहुत फर्क है। अखिलेश हिमांशु जी इस बात को जानते होंगे। बिहार में पिछले जब से मुझे होश आया है, हमेशा चुनाव जाति के गुणा जाति के नाम पे हो। बिल्कुल। यूपी का चुनाव क्या है, थोड़ा फर्क है, कभी जाति की बैटिंग लग जाती है और कभी धर्म की बैटिंग लग जाती है। बिल्कुल। तो अभी तक क्या था, मोदी और अमित शाह के एरा में हिंदुत्व और एक सोशल इंजीनियरिंग था, जिसमें गैर जाटव दलित, गैर यादव पिछड़ों को जोड़ के एक बड़ा परफेक्ट कॉम्बो बन गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बंटाधार हो गया, उसके बाद से जो खतरे की घंटी बजी, तो कोर्स करेक्शन हो रहा है। अब आगे क्या होगा कह नहीं सकते, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। दोनों को सुना जाए। अखिलेश सर। चाहता था बस एक छोटा सा, हाँ हिमांशु सर। 2015 का मैं विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, पंकज सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो उसी चुनाव अभियान से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया था कि आरक्षण जो है, मतलब उनका सवाल उन्होंने इशारों में उठाया था कि आरक्षण व्यवस्था जारी रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। उसको लालू यादव ने मुद्दा बना दिया था 2015 चुनाव में, कि मैंने उनकी 4-5 जनसभाएं एक दिन में की थी और हर सभा में वो बोलते थे कि कल गुजरात का एक बड़ा नेता बिहार आने वाला है आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के लिए। वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उस वक्त नीतीश और लालू साथ थे और मोदी खानी पड़ी उस चुनाव में, और बीजेपी को कुछ करीब 47 सीटें आई थी और वो 160-170 सीट पाने में। तो आपने खुद पंकज सर ने सही कहा कि वो लोग हमेशा एक दूसरे में के बयान को टटोलते रहते, और एक बयान आपका आया और उससे पूरी चुनाव की दिशा को, आप लालू यादव के ट्वीट्स को देख लीजिए जो फैसला सेंसस का हुआ है, आप देखेंगे कि वो पिछले 25 साल से तो की कास्ट पर आधारित राजनीति है, उसको किस तरह से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, भले उसके साथ हो, उसके खिलाफ हो, वो मुद्दा बिहार में नहीं होगा, यूपी में जरूर कंफ्यूज हो, बिहार में तो मुझे लगता है कि चुनाव की दिशा और दशा जो है वो काफी हद तक इसके आसपास होगी। जी, आप अपना सवाल। ठीक है अखिलेश सर, मैं अब चाहूंगा थोड़ा उस पूरे संदर्भ में जो अभी पंकज सर ने बताया, हिमांशु सर ने ऐड किया। पिछले साल सुनील आंबेडकर की तरफ से बयान आया जब कास्ट सेंसस को लेकर लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल दबाव बना रहे थे कि हम कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करते, बशर्ते कि ये एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तौर पर यूज की जाए। उसके बाद से बीजेपी लगातार इस स्टैंड को कंटिन्यू करती हुई नजर आई कि किस तरीके से कास्ट सेंसस जो है वो बांटो और राज करो की नीति के तहत जो है विपक्ष का एक प्रचार है। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बीजेपी के आला कमान को इस बात का एहसास हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि जिस हिंदुत्व की राजनीति को लेकर वो तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वो राम मंदिर के मुद्दे के बाद बीजेपी को उस तरीके से वोट्स नहीं दिलवा पाएगा, और इसीलिए क्या इसे मंडल 2.0 जो अब हम कह रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में देखें, और संघ के हलकों में इसको किस तरीके से देखा जा रहा है उस लिहाज से, जब संघ के आप बड़े प्रांत प्रचारकों से, बड़े नेताओं से बात करेंगे तो कास्ट सेंसस को लेकर उनकी तरफ से कभी कोई एक सहर्ष टिप्पणी जो है वो हमने सार्वजनिक जगह पर नहीं सुनी। तो इस दोनों चीजों को आप जरूर क्लैरिफाई कीजिए, और मैं चाहूंगा जरूर आप बताएं आपके सूत्रों ने जो आपको बताया हुआ क्या। संघ प्रमुख मोहन भागवत
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 29 अप्रैल को लोक कल्याण मार्ग पर जो बैठक हुई उसमें। ये कई सारी बातें हैं चंदन जो आपने अपने प्रश्न में पूछी है। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो राजनीतिक दल होता है वो समाज सेवा के लिए नहीं है, वो व्यापार चैरिटी करने के लिए नहीं आया है, एनजीओ नहीं चला रहे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, रियल पॉलिटिक्स है। और जो जमीनी हकीकत होती है राजनीति की उसको वो रूबरू होते हैं और उसके हिसाब से अपने फैसले करते हैं। जो आपने 2024 का जिक्र किया, अगर आप वोटों का प्रतिशत देखें तो 2019 में बीजेपी को करीब 37.7% वोट मिले थे, करीब 1% की वोटों की गिरावट हुई 2024 में बीजेपी के वोटों में। लेकिन सीटों में कितनी बड़ी गिरावट हुई? 63 सीटें बीजेपी की कम हो, 1% वोट कम हुआ लेकिन 63 सीटें कम हो। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में, राजस्थान में, इन तमाम राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ। मुद्दा क्या चला इन राज्यों में? राहुल गांधी का संविधान हाथ में लेना, अखिलेश यादव का पीडीए का नारा बुलंद करना, वही बात महाराष्ट्र में कहनी, वही बात हरियाणा में कहनी। लेकिन बीजेपी का अपना असेसमेंट ये है कि ओबीसी वोट तो कम छिटके इन राज्यों में, लेकिन जो अनुसूचित जाति के वोट थे वो ज्यादा छिटके, और यही कारण था कि जिसके चलते बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। कि बीएसपी जो है एकदम, हालांकि पंकज जी इस बारे में ज्यादा आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, उन्हें ज्यादा इसके बारे में आइडिया भी होगा, लेकिन बीएसपी के वोट कम होना और उनका वोटों का शिफ्ट होना वहां पर, इसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ। ये बीजेपी का अपना प्राइमरी असेसमेंट है। लेकिन आप यहाँ ये मत भूलिए कि बीजेपी जो टारगेट लेकर चलती है वो टारगेट लेकर चल रही है कि उसको 50% वोट मिले। वो एक बहुत फार फ्लेज्ड और बहुत बड़ा टारगेट है। इवन 84 में जब राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, तब भी कांग्रेस पार्टी को उस सहानुभूति की लहर में भी 50% वोट नहीं मिले थे। ये बहुत बड़ा टारगेट। लेकिन अब जो बात पंकज ने कही हिंदुत्व वाली बात, ये बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी हिंदुत्व की ही लाइन पर चल रही है। बीजेपी के ऊपर आरोप भी ये लगाते हैं उनके विरोधी कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, और इसके पीछे इनकी कोशिश ये है कि जो 80% हिंदू है वो कंसोलिडेट हो, और चाहे 20% मुसलमानों का वोट मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बात है कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, ये भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है। किसी को मंत्री भी आपने नहीं बनाया। लेकिन क्या बीजेपी को 80% हिंदुओं का वोट मिल गया? क्या सारे 80% वोट मिले हिंदुओं के? अगर मिलते तो बीजेपी आज नहीं, अगले 50 साल के लिए शासन करेगी। कोई भी पार्टी जिसको इतने 80% वोट मिल जाएंगे वो तो हमेशा के लिए शासन करेगी। ऐसा होता नहीं है, राजनीति इतनी सिंपल नहीं होती है। तो आपको अपने ये वोट बढ़ाने हैं, इन वोटों का कंसिडरेशन करना है। वो पार्टी जिसको कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, उस ये बात का एहसास काफी पहले, आज से नहीं काफी पहले हो चुका है कि जब तक वो ओबीसी जातियों को अपने साथ नहीं लेंगे तब तक वो अपने बूते सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने यही किया। जब अमित शाह महासचिव थे बीजेपी के, यूपी के प्रभारी थे, तो अमित शाह ने जो चमत्कार किया उत्तर प्रदेश में वो ये था कि सोशल इंजीनियरिंग की और गैर यादव ओबीसी को उन्होंने बीजेपी के साथ लिया और एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जिसपे कि सारी ओबीसी जातियों के बड़े बड़े चेहरे जो थे वो बीजेपी के साथ आए, और उसका सीधा परिणाम बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी ने उसी फार्मूले को लगातार कंटिन्यू किया है। और 2024 के बारे में ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है कि ओबीसी वोट कम छिटके, अनुसूचित जाति के वोट ज्यादा छिटके, इस पर नुकसान हुआ। अब यहाँ पर आते हैं पॉलिटिक्स पर। अगर आपको आगे भी राजनीति करनी है और अगर आपको लगता है कि विपक्ष इसी बात को आपकी कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाह रहा है, विपक्ष को लगता है कि अगर हम कास्ट सेंसस की बात करेंगे तो बीजेपी डिफेंसिव हो जाएगी, बीजेपी को लगेगा और इससे हिंदू यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी, अगर हिंदू यूनिटी खतरे में पड़ेगी तो इनका वोट बैंक छिटक जाएगा, कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा और इसका फायदा हमें मिल जाएगा। ये फार्मूला विपक्ष को लगता है कि है, इसलिए राहुल गांधी बार बार दुनिया की हर बीमारी का एक ही इलाज उनके हिसाब से वो है कास्ट सेंसस। तो एक साल में आप अगर उनके कोई भी भाषण सुनेंगे तो उनको लगता है कि हर दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो जादू की छड़ी, उसको एक ही जादू की छड़ी जो खत्म कर सकती है वो है कास्ट सेंसस। इसलिए हर मुद्दे पे वो यही बात कहते थे, कास्ट सेंसस कर लीजिए, कास्ट सेंसस कर लीजिए, कास्ट सेंसस कर लीजिए। अब जब बीजेपी ने कास्ट सेंसस करने का फैसला किया, ये बात तो मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अब वो ये नहीं कह सकते कास्ट सेंसस कर लीजिए बिकॉज कास्ट सेंसस की बात मान ली गई है। उसी बात अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बात जरूर है जो बात पंकज भी बताएंगे आपको। और वो जो कह रहे थे कि हवाइयां उड़ी हुई थी, इसीलिए उड़ी हुई थी, खासतौर से जो अपर कास्ट के नेता हैं बीजेपी के, उनके मन में डाउट है कि है क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खाली उनके बूते पे तो बीजेपी को सत्ता नहीं आ रही थी ना। जब अटल जी के टाइम पर बीजेपी सत्ता में आई थी तब बीजेपी की 182 सीटें आई थी, और तब बीजेपी को ऐसा तो नहीं कि ओबीसी के वोट नहीं मिले थे, लेकिन उस संख्या में वोट नहीं मिले थे। तो अगर आपको
आपका अगर कोर वोट अगर वो भी लेके अगर आप 182 180 तक ही पहुंचते हो तो अखिलेश भाई इस पे यानी अब ऐसे डिकोड कर रहे हैं ना कि अब बीजेपी ने ये मन बना लिया है कि हिंदुत्व की राजनीति से इतर वो अब इस फ्रंट पर भी खेलती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर विपक्ष बीते 1-1.5 साल में सरकार पर लामबंद रहा है। देखिए 2014 बीजेपी के लिए एक बहुत निर्णायक और टर्निंग पॉइंट था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में 11 साल में 3 लोकसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश के, मैं उत्तर प्रदेश का नाम खासतौर से ले रहा हूँ क्योंकि वहां के 2 बड़े विधानसभा चुनाव में उन्होंने यही किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि अब उन्होंने अपना खुद का एक वोट बैंक तैयार किया, क्योंकि बीजेपी के अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक से अलग था। अब वो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट बैंक में प्लस था, एडवांटेज जोड़ता था और कुछ एडिशनल लेके आता था। वो गरीब का वोट बैंक आप बोल दीजिए, वो आप ओबीसी का वोट बैंक बोल दीजिए, आप उनको बेनिफिशियरीज का वोट बैंक बोल दीजिए, मोदी बीजेपी के साथ लेकर आए हैं। और ये कास्ट सेंसस उसको सीमेंट करेगी, उसको मजबूत करेगी, उसको ऐसे जोड़ देगी बीजेपी के साथ कि बीजेपी को आने वाले वर्षों में भी ना, पहली बात इस मुद्दे का उनको कोई जवाब नहीं देना है। दूसरी बात, जो महिला आरक्षण का उन्होंने फैसला किया 2029 में, वो उसको लागू करना चाहते हैं, तो ये कास्ट सेंसस और सेंसस दोनों उसमें बड़ी रोल प्ले करेगी। तीसरा, डिलिमिटेशन, जो साउथ और नॉर्थ के बीच में डिवाइड खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, अब खुद इंडिया गठबंधन के भीतर ही इस कास्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन को लेकर के मतभेद आ जाएंगे। और चौथा, जो कास्ट सेंसस का फैसला किया उसमें क्रेडिट किसको जाए, इसको लेकर के भी इंडिया गठबंधन के भीतर एक राय नहीं है। बीजेपी उसका भी फायदा होगा। वो मैं हिमांशु सर से जानूंगा। एक चीज और अखिलेश सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना इस फैसले के साथ बीजेपी की आपको खड़ी हुई नजर आती है? कितनी चर्चाएं हुई इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने को लेकर, और क्या वो मोहन भागवत और प्रधानमंत्री की बैठक वो आखिरी थम्स अप के तौर पर संघ से जो है उसी को देने के लिए मोहन भागवत पहुंचे थे प्रधानमंत्री के घर पे? बिल्कुल, हम ये मान सकते हैं कि उसी को थम्स अप देने के लिए मीटिंग हुई थी, और चूंकि एक दिन पहले ही ये बैठक हुई थी इसलिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि 2 नेताओं के बीच में बैठक थी, कोई तीसरा व्यक्ति था नहीं, इसलिए कोई जानकारी इस बारे में है नहीं, किसी ने कुछ बताया भी नहीं, न कोई ऑफिशियल बयान आया। लेकिन आपकी मान करके चल सकते हैं कि थम्स अप देने के लिए बैठक थी। और आरएसएस के बारे में 2-3 बातें कहना स्पष्ट करना जरूरी है। आरएसएस के बारे में जो माना जाता था कि ये लीग पर चलने वाला संगठन है और लीड से हटता नहीं है, दाएं या बाएं नहीं होता है, एक तरफ ही चलता है सीधा, उसने 360 खुद को इवॉल्व किया है। आरएसएस, बिल्कुल आरएसएस ने अपने आप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो दिखाई है पिछले कुछ वर्षों में, जब से मोहन भागवत ने संघ की कमान संभाली है, वो अपने आप में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। उसको आपको जरूर एनालिसिस करना चाहिए। मैं आपको बात कर रहा हूँ होमोसेक्सुअलिटी का इश्यू। होमोसेक्सुअलिटी के विषय पर यह माना जाता था कि ये आरएसएस की राय कुछ वैसी होगी जैसी कि अन्य कट्टरपंथी संगठनों की होती है। आरएसएस ने उस पर अपनी राय अलग रखी, उसको डिक्रिमिनलाइज करने का समर्थन किया, और ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन आप मान करके चलिए समाज को लेकर। उसके बाद अब कास्ट सेंसस को लेकर लास्ट ईयर ही पलक्कड़ में जब आरएसएस की बैठक थी तो उसके बाद पूछा गया था सुनील अंबेडकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है कि जाति जनगणना हो, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्ट आरएसएस की ओर से। और गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर बोल चुके थे कि हम इसके खिलाफ नहीं है। आखिरी बात चंदन, जिस पे बहुत जरूरी बताना कि ये वर्क काफी समय से इस पे काम चल रहा था। तो लास्ट ईयर ही अगस्त सितंबर की बात है, जब बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को भरोसे में लेना शुरू कर दिया था, उनको बताना शुरू कर दिया था कि इस दिशा में विचार हो रहा है कास्ट सेंसस के बारे में, आपके क्या विचार है, आप इसके बारे में अलर्ट रहिए, आपकी क्या तैयारी है, ये सब चीजों पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जब फैसला किया गया और ऐलान किया गया उसके बाद तमाम उन ग्रुप्स में जिसमें आप जैसे बीजेपी को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें बकायदा अमित शाह का वो भाषण और उस समय का जवाब जो है वो दिया गया कि इसको सर्कुलेट किया जाए, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि बीजेपी जो है वो सेंसस के खिलाफ नहीं है, क्योंकि तुरंत से यही प्रचार हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि बीजेपी ने यू टर्न ले लिया। लेकिन फिर उस बयान को ग्रुप्स में डाला गया कि अमित शाह का स्टैंड जो है ये था कि जब सेंसस की बात होगी तब जातीय जनगणना की भी बात होगी या नहीं वो बता दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, और रायपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले, जिसमें मैनिफेस्टो जारी किया था अमित शाह ने,
वहां पर ये प्रश्न उनसे पूछा गया था जातीय जनगणना के बारे में, और उन्होंने दो टूक कहा था। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था रायपुर में, जिसमें अमित शाह से ये सवाल पूछा गया था। उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान उनका था, हमने उसको रिपोर्ट भी किया था तब। तो बीजेपी का स्टैंड उस तरह से कंसिस्टेंट रहा है। जो आपने बात की है व्हाट्सएप ग्रुप की, सुषमा स्वराज का एक पत्र, वो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि उन्होंने तब लिखा था 2010 का, मेरे ख्याल से यहाँ 2010 का है। डॉक्टर मनोहर सिंह के साथ जब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी, और तब उन्होंने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को यह पत्र लिखा था, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि एनवेसिंग होनी चाहिए कास्ट के हिसाब से। यानी जो सरकार तब योजना बना रही थी जातीय जनगणना करने की, उसमें जातीय जनगणना भी हो, यह बात भी सुषमा स्वराज ने कही थी। हालांकि बाद में यूपीए सरकार के भीतर ही विरोध था इस लिहाज से, जातीय जनगणना तब नहीं कराई गई थी, और तब ACCC किया गया था, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराई गई थी, जिसके आंकड़े बाद में जारी नहीं किए गए। बिल्कुल नहीं किए गए। हिमांशु सर, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आप कवर कर रहे थे, उस बैठक में क्या कुछ हुआ ये मैं बाद में आपसे जानूंगा। मैं आपसे पहले जानना चाह रहा हूं, व्हाट वाज द अर्ली रिएक्शन? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 7 बजे इस ऐलान के बाद, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो अपने आप में ये दर्शाती है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए भी एक उतना ही बड़ा सरप्राइज है जितना सरप्राइज अभी पंकज सर ने बताया कि यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए था। राहुल गांधी ने भी कहा सरकार ने फैसला जो लिया, पता नहीं, उन्होंने शब्दशः, अगर मैं कोट कर पाऊं, अगर इसमें कुछ दुरुस्त हो तो टीम उसको ठीक कर देगी, कि सरकार ने फैसला लिया, पता नहीं क्या मन बदला सरकार का, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यानी कांग्रेस को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि एक तरफ जहां पूरे देश में पहलगाम हमले के बाद एक ऐसे सेंटिमेंट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां सरकार पर दबाव है कि वो कोई बड़ा कठोर कदम पाकिस्तान के खिलाफ ले, ऐसे में इतना बड़ा एक ऐलान होगा, और वो कांग्रेस के उस बीते 1.5-2 साल के पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को एक तरीके से खत्म करता हुआ नजर आएगा। आपके जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई, क्या रिएक्शंस उन्होंने आपको बताए? मुझे ये भी पता, कई वरिष्ठ पत्रकारों से पूछने की कोशिश में है कांग्रेस के बड़े नेता कि क्या पत्रकारों को इसके बारे में पहले से इल्म था। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं आपको कुछ साल पहले ले जाता हूं, जब नीतीश सरकार ने यह तय किया कि बिहार में कास्ट सर्वे होगा। उसके पहले लगातार नीतीश कुमार और उनके जो सहयोगी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, और उस वक्त एक कास्ट सर्वे कराने का उन्होंने फैसला किया। फिर उसको लेके कुछ लोग कोर्ट में गए उसके खिलाफ। तब से लगातार पिछले कुछ साल से भारत सरकार से ये मांग की जा रही थी। कई कुछ मंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, बयान दिए गए, संसद के अंदर ये मांग रखी गई, संसद के बाहर सड़कों पे मांग की गई, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया। और इसलिए मुझे जब भी हम जाति जनगणना पे स्टोरी करते थे कि इस पार्टी ने ये मांग की है, कि ये सवाल उठता था कि आप इसमें सरकार का भी पक्ष रखिए, तो हम लोग हमेशा स्ट्रगल करते थे कि सरकार का इस पर पक्ष तो किसी को क्लियरली पता नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में सभी लोग आश्चर्यचकित थे, और उसमें राहुल गांधी भी आश्चर्यचकित थे कि अचानक से इतना बड़ा यू टर्न कैसे हुआ। जी, और एक मुझे सरप्राइज था। अब देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अब जाति जनगणना पर जो राजनीति है उसको, अब उस पर जो बहस है, राजनीतिक बहस, उसको अब एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, उस महत्वपूर्ण बातें हुई जिन पर चर्चा हुई। पहला, राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार देश में ईमानदारी से जाति जनगणना कराना चाहती है तो उसे तेलंगाना मॉडल को स्टडी करना चाहिए। उसने ये कहा कि तेलंगाना सरकार ने 6 महीने लगाकर सब लोगों से, नागरिकों से बात की, और करीब 56 सवाल थे जो क्वेश्चनेयर तैयार किया गया था। देखिए, जिसका जिक्र सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का अखिलेश सर ने किया, उसकी सबसे बड़ी जो खामी थी उसमें वो ये थी कि जिस तरह से कास्ट के बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई वो बहुत साइंटिफिक नहीं था, मतलब एम्पिरिकली बहुत साउंड नहीं था, और इसके वक्त की सरकार ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाए कि हम उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि उसको कॉलेट करना बहुत मुश्किल था। इंडिया में सैकड़ों जातियां और उपजातियां हैं, उसके बारे में जो जानकारियां इकट्ठा की गई जिस तरह से, उसकी मोडालिटी में सरकार के अंदर ही बहुत सारे सवाल थे, जिसके बाद एक पॉलिटिकल फैसला लिया गया कि इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक डेटा नहीं, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। और इससे ये कहा गया कि तेलंगाना मॉडल जो है वो भारत सरकार को स्टडी करना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कही। दूसरी क्या, अध्यक्ष के परिकाल
उन्होंने देखा किया, बस आप तुम्हें उसका एक छोटा सा अर्थ बताता हूँ। पहला, 50 सीट का आरक्षण केस कितना है उसको हटाया गया। इसकी हालत में और लंबित नहीं था। सहमत तरीके से जाति जनगणना हो, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की थी। सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। संसद में इस विषय पर तत्काल बहस कराई जानी चाहिए। सरकार को तुरंत आवश्यक धन आवंटित करना चाहिए। कुछ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों ने कहा कि सरकार ने ऐलान कर दिया लेकिन फंड का आवंटन तो किया ही नहीं। जी, सवाल है कि क्या इसमें देरी होगी क्या? जनगणना की प्रत्येक अवस्था, प्रश्नावली व पद्धति की तैयारी से लेकर आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण और अंततः उसके प्रकाशन तक के लिए स्पष्ट सीमा घोषित करनी चाहिए। ये कांग्रेस अध्यक्ष की मांग है। ये हर चरण में पारदर्शी और सहभागी होनी चाहिए। एकत्र की आंकड़े सार्वजनिक नीति की व्यापक समीक्षा के आधार पर बनना चाहिए। जो चाह रहे हैं सरकार डिटेल में बताए क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस मॉडल से होगा। और दूसरी बात जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कास्ट इमिग्रेशन चूंकि 94 साल बाद किया जा रहा है। देखिए, इसका कोई पैटर्न तो भारत सरकार के पास है नहीं। 1931 में एक सेंसस किया गया। जनता दल यूनाइटेड कहता है कि वो भी बहुत साइंटिफिक नहीं था क्योंकि उस वक्त लोग क्या छुपाते थे। तो एक तरीके से डाटा 1931 में नहीं आया। अब 94 साल से कोई मोडालिटीज तो देश में तैयार है नहीं। पहली बार एक रूपरेखा, एक खाका तैयार होगा कि जाति से हो। और अच्छा दिगांशु सर, इसमें क्या कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दल जिसमें आरजेडी की बात करें, उनको ये भी आशंकाएं सता रही है कि ऐलान सरकार ने भले ही कर दिया हो लेकिन क्या ये बिहार चुनाव से पहले कराएंगे, बाद में चुप कराएंगे, इसको लेकर भी संशय है। इसमें देखिए चंदन, एक छोटी सी बात मतलब स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें यह कहा गया है कि जो जाति जो नेशनल सेंसस के साथ होगी, राष्ट्रीय स्तर पर जो जनगणना होगा, उसी के दौरान जाति से जुड़े जो आंकड़े हैं और जानकारियां हैं वो भी इकट्ठा की जाएंगी। तो सैद्धांतिक तौर पर पहले सरकार को एक टाइमलाइन पब्लिक करना होगा कि देश में सेंसस 2021 में होना चाहिए, वो कब हो, और इसके बाद फिर क्वेश्चनेयर तैयार होगा, फिर उसमें आपको स्पेशल कॉलम्स बनाने होंगे। देखिए, यहाँ भी कहना बहुत महत्वपूर्ण है। दो और महत्वपूर्ण बातें मुझे लगता है यहाँ मेंशन करना जरूरी है। एससी के बारे में जिससे पहले जो सेंसस हुआ है उसमें आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जो जानकारियां हैं नागरिकों से, वो भी उसका भी एक हिस्सा जो है वो सेंसस में कलेक्ट किया जाता है। अब ये मांग है कि जब आप जातियों के बारे में, उपजातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे नागरिकों से, तो साथ में आपको उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और उनकी जो लिटरेसी रेट है, जो महिलाओं की जो स्थिति है, विशेषकर महिलाओं के बारे में आप अलग से आंकड़े इकट्ठा करें। क्योंकि फिर ये सवाल उठेगा कि अगर जाति जनगणना हो रहा है और उसमें अगर कुछ आंकड़े आते हैं तो फिर आप सिग्रीगेशन कैसे करेंगे कि किसको की जरूरत है, किसको नहीं है। लेकिन एक बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही गई, मुझे लगता है यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है। केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ उसमें ये बात सामने आई कि 63.13% जो संख्या है और 10% जो अपर कास्ट हैं, उनमें जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर अब इनको आप जोड़ लें तो आरक्षण की सीमा 50% तो छोड़ दीजिए, 75 तो ये राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी। भारत का हर राज्य तक जो राजनीति होती रही है जाति पर, उसकी दिशा। और 50% का रिजर्वेशन कैप है, उसको क्रॉस करके क्या उसके बैकलैशेस होंगे, ये तब सारे तमाम सवाल है जो इस वक्त एक आम लोगों के भी मन में है और तमाम सवाल है जिनका सरकार को भी आने वाले समय में जवाब देना होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से ऐसा प्रदेश है जिसके बिना दिल्ली में सरकार जो है वो नहीं बन पाती। उदाहरण जो है 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम, जिसमें बीजेपी अगर बहुमत से चूकी तो उसमें जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा योगदान दिया वो था उत्तर प्रदेश का। और 2024 के चुनाव के बाद जो हेडलाइन बनी वो पंकज सर ये बनती हुई उत्तर प्रदेश से नजर आई कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के दम पर बीजेपी को बहुमत से रोक दिया। लेकिन अब जब बीजेपी ने कास्ट सेंसस को लेकर हामी भर दी है और जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा और जिस लिहाज से जो बात अखिलेश सर ने कही उसको भी मैं जोड़ दूं कि एक शिफ्ट हम देख रहे हैं मायावती के तमाम वोटर्स में, वो उदासीनता
को भांपते हुए ये समझ रहे हैं कि अगर हम मायावती को वोट कर रहे हैं, अगर हम बीएसपी को वोट कर रहे हैं, तो वोट जो है वो बेजाया जाए। इससे बेहतर है कि हम दूसरे विकल्प को यानी समाजवादी पार्टी को चुने, ताकि एक बीजेपी के सामने मजबूत एक ऑप्शन जो है वो खड़ा हो सके। तो उन तमाम परिदृश्य में समाजवादी पार्टी के रिएक्शंस क्या आपको नजर आए? तमाम नेताओं से आपने बातचीत की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हालांकि कहा कि ये पीडीए की जीत है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बीएसपी बीते कई सालों से इस बात को उठाते हुए नजर आई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उस हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए। उन परिप्रेक्ष्य में आप इस फैसले का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना बड़ा असर देखते हैं, उस संदर्भ में भी कि अब मात्र 2 साल बचे हैं अगले विधानसभा चुनाव के, और तब जब अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार ये एक है तो सेफ है का नारा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। देखिए, कास्ट सेंसस को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ तो मची है और ये सब राजनीति में होता है। और बहुत सही बात कही अखिलेश जी ने, समय काल परिस्थिति, इसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान, जब उन्होंने कहा था ग्वालियर में कि विपक्ष पर पाप लगेगा देश को जातियों में बांटने का। लेकिन समय काल परिस्थिति और कास्ट सेंसस को सब गले लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से राजनीति कास्ट सेंसस से करवट नहीं लेगी। करवट तब लेगी जहां मैं जब इसके परिणाम आएंगे, जब इसके परिणाम होंगे रिजर्वेशन को लेकर के। आप एक चीज को गौर करिए, बिहार में नीतीश कुमार ने जो पिछड़ों में क्लासिफाई कर दिया और दलितों में क्लासिफाई कर दिया, उनकी जाति के कितने वोट हैं? 3-3.25% हैं। और पिछले 2 दशक से वो बिहार की राजनीति की धुरी है, मतलब उनके बिना किसी का काम नहीं बनता है। अब क्या है, यूपी में भी अब नई राजनीति जन्म लेने वाली है। एक दौर रहा राजनीति का जब 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बिल्कुल अखिलेश जी सही कह रहे थे, अमित शाह ने यहाँ आकर के एक नया सोशल इंजीनियरिंग, हम एक नए सोशल इंजीनियरिंग की बात लगातार कई साल तक करते रहे। जब मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी, ब्राह्मणों को लेकर साथ आई दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, वो बहुत उसकी चर्चा हुई। मतलब मीडिया में उससे ज्यादा चर्चा किसी सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक समीकरण की नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीजेपी में नए दौर में एक नया सोशल इंजीनियरिंग बना। 2014 से यूपी में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पार्टी जीतती रही, पंचायत चुनाव से लेकर हर चुनाव। खतरे की घंटी 2024 में बजी। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि अब जो चीजें होने वाली हैं, उसके बाद यूपी की राजनीति बदलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसका बहुत कुछ रिफ्लेक्शन बिहार जैसा रहेगा। मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और 2 तरह के कमीशन यहाँ पर हैं। एक हुकुम सिंह हुआ करते थे यूपी में, बीजेपी के बड़े नेता होते थे, और उन्होंने पिछड़ों में भी सब कोटा की और दलितों में भी सब कोटा की बात की थी। लेकिन उन्होंने यादव वर्सेस अदर्स कर दिया था। उसके बाद अशोक यादव करके एक नेता होते थे, वो चले गए अदालत, और इसीलिए हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट वहीं की वहीं रह गई। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में भी कमेटी बनाई है। तो ये जो कोटा में सब कोटा, देखिए क्या होगा ना कि पिछड़ों में अति पिछड़े और पिछड़े, जैसे यादव और कुर्मी को आप सेग्रीगेट कर देंगे, जैसे सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व है क्लास 1 से लेकर क्लास 4, उसके बाद जो ईबीसी वाला है वो एक अलग सेगमेंट होगा। दलितों में जाटा वर्सेस अदर अलग सेगमेंट होगा। और यहाँ से राजनीति की दशा दिशा बदलेगी। बीजेपी उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देखना पड़ेगा कि उनकी राजनीति की दशा और दिशा उस हालात में क्या होगी जब रिजर्वेशन का ये नया वाला फॉर्मूला आएगा। उससे पहले अखिलेश यादव ये पीडीए वाली बात कह रहे हैं और वाकई खतरे की घंटी है। जैसा अखिलेश जी ने कहा, मैं इस बात को मानता हूँ। मायावती जो 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रही, उनकी पार्टी का वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट से नीचे 9.3 चला गया। मतलब इनके पास अपना बेस जो है ना जाटव, वही नजर आ रहा है। जी हाँ, उस दलित में भी पासी जो है वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया बाय एंड लार्ज। खटीक, वाल्मीकि, सोनकर, धोबी, ये सब चले गए बीजेपी के पास। अब वैसे ही पिछड़ों में भी थोड़ा सा डिवीजन हुआ है, जो कुर्मी और दूसरी जाति जो है वो कुछ थोड़ा सा डिवीजन हुआ, समाजवादी पार्टी के पास गया है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं। उस वक्त कास्ट सेंसस को लेके बहुत ज्यादा कुछ ये लोग कर पाएंगे। एक जो आरोप लग रहा था बीजेपी को कि ओबीसी विरोधी पार्टी, दलित विरोधी पार्टी बताए,
वो तो अब इनके लिए कर पाना मुश्किल होगा कि छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके। पंडित सर, ये जो आपने कहा है कि उस वक्त शायद ही कुछ कर पाए, अगर मेरा आकलन अनुमान ठीक है तो इसके आंकड़े जब आएंगे सामने पूरे सेंसस होने के बाद, तो मुझे लग रहा है जो इमीडिएट चुनाव होगा वो शायद उत्तर प्रदेश का ही चुनाव होगा। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन देखिए इन आंकड़ों से ना बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है कि किस जाति बिरादरी के कितने। देखिए ना बिहार में कास्ट सर्वे जो हुआ उसको लेकर भी क्या क्या नहीं कहा गया था, लेकिन जब उसके रिजल्ट आए तो कोई चौंकाने वाले तो नहीं थे, सबको पता था। करियर में ऐसा का ही, हाँ। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा ना जब रिजर्वेशन का कैप हटेगा और रिजर्वेशन में कोटा विद इन कोटा जब होगा, उसके बाद राजनीति के नए आयाम देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस को किस लिहाज से इससे उत्तर प्रदेश में अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में नजर तो आती है, लेकिन अनसक्सेसफुल उसमें जो होती है, उसमें क्या ये कहीं से उसके लिए एक ऐसा हथियार हो सकता है जिसको वो बुना सकती है, या फिर अभी भी कांग्रेस जो है वो अपने उस वोट बैंक को जो कि उसको लगभग छोड़ चुका है उसको इसके जरिए वापस ला पाएगी, आपको लगता है? बड़ा मुश्किल है। देखिए होता क्या है ना, या तो बहुत बड़ा माहौल हो कि सिर्फ कांग्रेस का ही माहौल हो तो उस माहौल पे सवार होकर अब चल निकलेंगे, या तो कोई ऐसा चेहरा बस। हाँ, नहीं चेहरा जो भी हो, लेकिन उस तरीके की बात, मतलब ऐसा मजबूत चेहरा भी नहीं है कि उस पे आप पूरा माहौल बना देंगे। दूसरा क्या होता है ना कि आपके पास एक बहुत मजबूत संगठन हो, वैसा भी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है और ये उसके लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी है। और बीएसपी? देखिए बीएसपी तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए देखिए कि मायावती अभी अपने घर का झगड़ा निपटाया उन्होंने। अब पार्टी में जो पुराने चेहरे, मायावती को लगता था ना कि जिसको भी निकाल दिया क्या फर्क पड़ता है, पर ऐसा है नहीं। और वो जो पार्टी का पुराना तौर तरीका है कि हम जाएंगे नहीं मैदान में, हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर ये तौर तरीके मायावती नहीं बदलेंगी ना तो पार्टी को अब तो दलितों के पास भी, जाटुओं के पास भी विकल्प हो गया। आप देखिए ना, चंद्रशेखर रावण सांसद बन गए, ये उपचुनाव में 3 सीटों पर बीएसपी से ज्यादा वोट मिले चंद्रशेखर रावण की पार्टी को। और जो कहा जाता था कि यादव के साथ जाटव नहीं जा सकता है, तो यादव के साथ जाटव जाने लगा है। इसीलिए रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। वो जो एक लड़का यूथ नेता जिसने अंबेडकर और अखिलेश यादव के चेहरे वाली फोटो दी, उसको फिर से बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो अंबेडकर की मूर्ति के साथ बिठा रहे हैं। हाँ, तो वो लालचंद गौतम भी जाटव है। ये सब पॉलिटिक्स क्या होता है ना, एक ऑप्टिक्स है, बताया जा रहा है कि वो दिन नहीं रहे जब सब। और इसका सिबसियत राजा उदाहरण आपने खुद जिक्र कर दिया, रामजीलाल सुमन के साथ अखिलेश यादव जिस तरीके से खड़े नजर आए। शुरुआती दौर में अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो इस डिलेमा में थी कि हम साथ रहे न रहे, लेकिन जब इस पे हमने देखा कि जो प्रचार है वो दलित बनाम अदर्स के तौर पर होता हुआ नजर आया, तब अखिलेश यादव लाम बंद हो गए पूरी तरीके से और साथ खड़े नजर आए रामजीलाल सुमन के। जी हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार उनके साथ है। शुरुआत में थोड़े से कंफ्यूजन में थी पार्टी, क्या करे क्या रहे, लेकिन उसके बाद जब लगा कि ग्राउंड से रिस्पांस मिल रहा है और ये मौका है, तो मौके पर चौका लगाने के लिए सुमन जी के साथ खड़े हो गए। वैसे ही लालचंद गौतम को कहा कि महापुरुषों की फोटो ऐसे ना लगाओ, और फिर बुलाकर उसके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति दे दी, बगल में बिठा भी लिया। तो ये प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जाटवों को फोर फ्रंट पर लाने के लिए यादव के साथ। बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैसले के बाद अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी कोई त्वरित प्रतिक्रिया उस प्रकार से नहीं आती है। क्या समझा जाए इसको अखिलेश बंगत सर? नहीं, मुझे लगता पार्टी के फैसले के साथ ही है, उसमें कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और उन्होंने खुद ही अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया आधिकारिक अकाउंट से। हमारी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात होती भी तो भी वो यही बात कहते कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है, इसमें कोई दुख नहीं है। पार्टी एजेंडा से बीजेपी के इस पूरे फैसले से कोई एक नेता बीजेपी में जो सबसे ज्यादा खुश है, जिसका नाम आप पहले ले चुके हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य को ये एक मौका नजर आ रहा है कि आने वाले अगले चुनाव तक जो एक ख्वाब लिए बैठे हैं वो उसको पूरा करने में ये कहीं मदद कर दे? नहीं, वो अलग विषय वस्तु है। ये बात जरूर है कि पार्टी के वो इकलौते नेता मुझे नजर आए जो कि सार्वजनिक तौर पर इस बात की वकालत करते हुए मिले, क्योंकि अनुशासन के नाम पर पार्टी के ओबीसी और दलित नेता भी
इस पर चुप ही रहा करते थे, लेकिन वो खुले तौर से बोलते रहे, तो उन्हें लगा कि एक उनके तरीके से एक बड़ी जीत है, एक बड़ा मौका है। बस इतनी ही सी बात है। ठीक है अखिलेश सर, अब चूंकि बहुत सारे सवाल हैं जो अभी हिमांशु सर ने भी उठाए और ये पूरा देश भी जो है वो कहीं ना कहीं जानना चाहता है, और विपक्ष और कांग्रेस तो उठा ही रही है, क्या होगा कैसे होगा, इसको लेकर हम वाइडली दो मॉडल्स की बात करते हैं। एक बिहार मॉडल है जब तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ सरकार में थे और वो जो जनगणना हुई, वो जो माफ कीजिएगा कास्ट सेंसस हुआ। दूसरा एक तेलंगाना मॉडल है जिसकी बात कास्ट सर्वे, सॉरी जी, और दूसरा तेलंगाना मॉडल। सरकार के भीतर खाने क्या हलचल है, किस तरीके से इसको वो कराने का सोच रही है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस, चूंकि ये सेंसस के साथ ही होना है तो जाहिर है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होना है, लेकिन उसके बाद एक जो रिएक्शन, एक तो ये जवाब जरूर दीजिएगा, और दूसरा कि इस फैसले को लेकर जो रिएक्शंस हम सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक यानी वो जो मंडल कमंडल के दौर से भी बीजेपी के साथ खड़ा था, जो जब 2 सीट पर बीजेपी थी तब भी उसके साथ खड़ा था, और आज जब बीजेपी 3 टर्म की सरकार बना चुकी है तब भी उसके साथ खड़ा था, वो बहुत आहत नजर आया। तमाम राइट विंग के जो बड़े अकाउंट्स बीजेपी को एक तरीके से प्रमोट करते हैं, उनके फैसलों को सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म्स पर, वो काफी खिंचे हुए नजर आए इस फैसले से। ये कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या रोड मैप रहेगा, तो इस पर एक वरिष्ठ मंत्री से हमारी चर्चा हुई, जो हमने रिपोर्ट भी किया था, आपको याद होगा। इसमें कई सारी बातें उन्होंने स्पष्ट, मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें नहीं, जो धर्मेंद्र प्रधान का तो हमने इंटरव्यू किया है, अलग से एक वरिष्ठ मंत्री से बातचीत की, उसके आधार पर हमने कुछ रिपोर्ट की था। तो कब इंटरव्यू था धर्मेंद्र प्रधान जी का, उन्होंने तो जो सारे मुद्दे उठे उनका उन्होंने जवाब दिया, जिसलिए कि हिंदू समाज की एकता और ये सारी बातें भी मैंने पूछी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुसलमान जो है उनकी भी जाति पूछी जाएगी। अभी तक ये होता आया था कि 1931 से ठीक है कि कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस नहीं हो रहा था, लेकिन धर्म तो पूछा जाता था। अनुसूचित जाति और जनजाति की भी जो जातियां है वो पूछी जाती थी। इस बार होगा ये कि धर्म के साथ साथ कास्ट का भी कॉलम होगा कि आपका धर्म क्या है और फिर धर्म के बाद आपकी जाति क्या है। अब बताना है नहीं बताना है ये आपके ऊपर। दूसरी बात कि जिसमें कई कास्टलेस भी होते हैं, कई लोग जो है अपनी जातियां नहीं लिखना चाहते, तो उनको भी मुझे लगता है एक ऑप्शन दिया जाएगा। तीसरा ये होता है कि इंटर कास्ट मैरिज होती है, उनके जो बच्चे होंगे उनकी कास्ट किसकी मानी जाएगी, ये भी आपको एक इसमें मेंशन करना होगा। और देखिए ओबीसी को लेकर के आंकड़ों की दरकार है, क्योंकि आप जब ओबीसी के होने के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी में आपने क्रीमी लेयर बनाई जिसमें कि आपने स्पष्ट किया कि अगर आपकी आमदनी इससे अधिक है तो आपको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो आपने उनकी आर्थिक स्थिति पूछ ली। तो आपने ये व्यवस्था तो पहले से की हुई है। जब डेटा आपके पास आ जाएगा तो उससे इन तमाम चीजों को करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक, इसमें कुछ चीजें हैं जो बताना जरूरी है। जो बात हिमांशु ने कही थी कि बजट को लेकर के प्रश्न उठाया गया, सही बात है कि अभी 534 से 536 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सप्लीमेंट्री बजट अनाउंस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वो अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा कास्ट जो सेंसस हमारे यहाँ होता है उसका एक पूरा पैटर्न है, वो आज से नहीं हो रही है। सेंसस तो हमारे यहाँ बहुत तरीकों से होती आई है, तो वो वही व्यवस्था को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सवाल जो है वो नए तैयार होंगे कास्ट को लेकर के, क्योंकि कास्ट को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। आपने देखा कि जब एसीसीसी कराया गया था यूपी सरकार के टाइम पर, तो उसमें डेटा में बहुत बड़े पैमाने पर मिस्टेक्स पाई गई थी। ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। और तीसरी बात ये भी इसमें है कि जब डेटा आपके पास आएगा तो उसका आपको कैसे एनालिसिस करना है। जो प्रक्रिया होती है 15 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद बड़ा काम जो होता है 1.5 से 2 साल डेटा का एनालिसिस करने में लगता है, तो उसमें उतना समय लगेगा। इस बार जो सेंसस होगी वो डिजिटल सेंसस होनी है। सारे जितने एन्यूमरेटर्स होंगे उनके हाथ में स्मार्ट डिवाइसेस दी जाएंगी, घर पे जाएंगे, वो बायोमेट्रिक करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कल किया जाएगा, आधार से इसको वैलिडेट किया जाएगा। यानी आप गलत अपनी पहचान दे करके आप नहीं बता सकते हैं, तो ये भी वहीं पे मौके पर ही आपका फैसला हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का समावेश किया जाएगा। जो सब कैटेगराइजेशन की बात की थी पंकज ने, मैं आपको बता दूं कि रोहिणी कमीशन इसी के लिए बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास सबमिटेड है, उस पर अभी तक फैसला नहीं किया गया है। लेकिन जब कास्ट सेंसस के आंकड़े आ जाएंगे, मुझे लगता है उसके बाद इस पर भी फैसला किया जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात इसमें रहेगी कि सब कैटेगराइजेशन भी इसमें होना है या नहीं होना है, और होना है तो किस तरह से होना है, ये बात भी इसमें शामिल की जाएगी।
ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। बिहार चुनाव में रिजल्ट आ जाएगा या आंकड़े जैसे बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं होना है। हाँ, बिहार चुनाव में सिर्फ मैसेज जा रहा है कि देखिए हमने कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। और एक आखिरी बात, जो मॉडल की बात हो रही है कि मॉडल कौन सा रहेगा, हाँ तो बिहार में जो हुआ और तेलंगाना में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, सारे सर्वे थे, क्योंकि राज्य सर्वे करा सकते हैं, सेंसस कराने का अधिकार राज्यों को नहीं है। सेंसस हाँ। केवल केंद्र सरकार ही करा सकती है। तेलंगाना का मॉडल है, उसमें एक खामी है जो वो मंत्री जी ने पॉइंट आउट की है कि वो इसलिए खतरनाक, उन्होंने कहा कि खतरनाक है वो तेलंगाना का मॉडल, उसको हम कभी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपकी जाति के साथ साथ आपका व्यवसाय, और व्यवसाय के साथ साथ आप काम कहाँ कर रहे हैं, लोकेशन क्या, वर्क लोकेशन, वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो वो आपकी सिक्योरिटी पर कल से सवाल खड़े कर सकता है, correct. कंप्रोमाइज कर सकता है। इसलिए हम तेलंगाना का मॉडल फॉलो नहीं करेंगे, ये भी बात स्पष्ट करती है। और ये जो बीजेपी के तमाम कट्टर प्रशंसक सोशल मीडिया पर आप भी रिएक्शंस देख ही रहे होंगे सर, किस प्रकार के आ रहे हैं। ठगा हुआ सब वो महसूस कर रहे हैं बीजेपी के इस चेंज ऑफ स्टैंड से। देखिए, जाहिर सी बात है, शुरुआत में थोड़ा उनको रहता ही है, क्योंकि जैसा पंकज ने बताया कि एक समय था कि बीजेपी के नेता खुल करके इसके खिलाफ बोलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये हिंदू समाज को बांटने की कोशिश है। महाकुंभ जब हुआ हाल में, तो उसमें ये कहा गया कि यहाँ पर देखिए साहब, ये जो जन समुदाय उमड़ा है कि हिंदुओं का है, यहाँ पर कौन जात, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है किसी से। और जब ये पहलगाम की घटना हुई, तो उसको लेकर के मीम बनाया गया कि देखिए धर्म देख करके, धर्म पूछ करके मारा, जाति की बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से वो मीम आता है। ऑफिशियल अकाउंट से किया गया। तो इसलिए ये तो एक वो तो जो उनका एक लाइन चल रहा था, प्रोपोगेट किया जा रहा था, वो तो उसी लाइन पे चल ही रहे थे। अब यहाँ पर अचानक से एक ये डिविएशन आया है, तो कहता है पार्टी एक्सपेंड करेगी कि इसके पीछे क्या कारण है। पार्टी ने अभी तक खुल के उस तरह से बोला नहीं है कि क्या है, लेकिन अंदर अंदर खाते जरूर उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया होगा। जैसे मैंने कहा है कि बीजेपी के सीएम, डिप्टी सीएम को काफी पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था कि ये होने जा रहा है। ठीक है, वो मानसिक रूप से तैयार तो होंगे इसके लिए। ठीक है। हिमांशु सर, एक चीज और, इस फैसले के बाद से जिसका जिक्र किया अखिलेश सर ने कि एक तो कि विपक्ष से उसके सबसे बड़े मुद्दे को ही छीन लिया जाए और वो एक डिस्कोर्स से हट जाए, दूसरा कि विपक्ष में इसको लेकर भी अब हम देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि सरकार भले ही तुम्हारी हो, शासन हमारा है, इस तरीके की तमाम जो मीमबाजी है वो चल रही है। उधर तेजस्वी यादव फैसले के तुरंत बाद अपने आवास के बाहर पटाखे फोड़ते हुए नजर आते हैं। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, तमाम जो अलग अलग इंडिया अलायंस के दल है, वो इस पूरे सेंसस के फैसले को अपनी तरफ करते हुए नजर आते हैं और एक क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो नजर आती है। कैसे इसको विपक्ष एक साथ होकर इस पर आपको एक लाइन में क्या नजर आता है आने वाले समय में, या फिर इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी फूट की संभावनाएं जो है वो हम देखेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? बिहार के चुनाव आने वाले हैं, इसके बाद फिर केरल सहित देश के अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें असम भी एक राज्य है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने जब पहली बार कास्ट सर्वे कराने का फैसला किया था बिहार में, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा है कि जो विपक्षी दल है वो धीरे धीरे एक एक करके एक ही मंच पे आते दिखे इस मुद्दे पे। और जो इंडिया गठबंधन है उसमें एक आम राय है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लोकसभा इसकी मांग की गई थी। और इसलिए अब जब सरकार ने पिछले कई साल से सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला, और मुझे याद है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग जब भी स्टोरी करते थे तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता था कि इसमें भारत सरकार का स्टैंड क्या है। तो देखिए सरकार फिलहाल इस पर रिएक्ट नहीं कर रही, तो सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले इस पर, कई साल से ये मांग होती रही। और इसलिए जो अलग अलग दल हैं, विपक्षी दल, वो जब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो लगभग सभी दल ये कह रहे हैं कि हमने तो इतना साल पहले ही ये मांग किया था, हमने तो इतना साल पहले ये मांग किया था, संसद में किया, बाहर में किया। और एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये एक जो आप देख सकते हैं इसमें, जब राहुल गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में भाग लेने आए, किसी कार्यकर्ता वहां जमा थे, वो नारेबाजी कर रहे थे और ये पोस्टर लेकर आए थे। जो पोस्टर राहुल गांधी ने ब्रीफिंग की थी उसके अगले दिन भी दिल्ली में लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी द्वारा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश थी कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर, प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर बाहर लगातार ये मांग की सरकार से, प्रधानमंत्री से, और आखिरकार दबाव में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। तो ये एक कोशिश है,
लेकिन सवाल वही है जो अखिलेश सर और पंकज ने भी उठाया है कि इस पूरे मामले में राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, ये इसके लिए हमको इंतजार करना मैं नहीं आपसे एक चीज और हिमांशु से थोड़ा अब इस पर अगर और फोकस करें। कांग्रेस अब तक तो मांग करती हुई नजर आ रही थी, अब तो उनकी मांग पूरी हो गई, सरकार ने जो है वो बात मान ली। अब सेंसेस होंगे, परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस जैसे बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि वो अपनी राजनीति को अब किस धुरी में ले जाती हुई नजर आ रही है, जहां वो हिंदुत्व की तरफ जातियों के उस पड़ाव पर भी खुद को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस का क्या कोई रोड मैप है? ये कांग्रेस जो है वो अब तक इस बात को इसलिए प्रोपोगेट इतनी जोर से करती हुई नजर आ रही थी कि उसे लग रहा था कि बीजेपी जो है वो शायद इसके लिए राजी ना हो और हमारे पास बोलने के लिए कुछ रहे। लेकिन अब जब कांग्रेस की इस मांग को सरकार ने खुद ही आगे से बढ़कर मान लिया है, तब फिर कांग्रेस इसको किस तरीके से, किस रोड मैप के थ्रू आगे प्रोपोगेट करेगी? इसके बारे में कोई रोड मैप है कांग्रेस के नेताओं के पास, या फिर अभी सब कुछ बातें हवा हवाई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक छोटा सा एक अंश आपको बताता हूँ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव पारित किया गया कल, उसमें ये कहा गया है कि लगातार 11 वर्षों तक विरोध और इनकार के बाद मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग स्वीकार कर ली है, जिसमें में जाति के आधार पर जनसंख्या आंकड़े जुटाने की बात कही गई थी। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस नेतृत्व पर इस मांग को उठाने के लिए हमले किए, बावजूद इसके अब तक सरकार ने यह नहीं बताया था कि वह इस विषय में क्या कदम उठाएगी। और इसके बाद दूसरी बात जो प्रस्ताव में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एक व्यापक और अद्यतन जाति जनगणना की मांग की थी और आरक्षण की 50% की मनमानी सीमा हटाने की मांग की थी। ये बात अब एक होड़ लग रही है, लेकिन नीचे लगता है कि अब फिलहाल सभी पार्टियां अब इस बात पर उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है कि ये जो जाति जनगणना होना है उसकी मोडालिटी क्या। ठीक है, और वो एक्सप्लेन किया है। मेरे पास बस आज समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं एक सवाल पंकज सर से लूंगा और फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। पंकज सर, जो बात अखिलेश सर ने कही कि इस पूरे अगले सेंसस में मुसलमानों से भी जो है वो उनकी जाति पूछी जाएगी, क्या ये वही फोकस बीजेपी का दिखाता है जिसमें वो पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग सम्मेलन करते हैं? एक जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, जिन्हें पार्टी में एकोमोडेट किया गया बड़े पद पर, जो उसी समाज से आते हैं। तो एक बाइफर्केशन हो मुस्लिम समुदाय में भी, ये कोशिश बीजेपी की है? मुझे नहीं लगता इससे बहुत कुछ बीजेपी को लगता है कि इससे फायदा होगा। बीजेपी इस बात को लेकर मुतमईन है और मैं जानता हूं इस बात को कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, मैं खुद ही उनके कई बार सुनता रहा हूं उनके मुंह से कि उनको किसी बात का ये उनको मतलब उम्मीद नहीं है उनको कि मुस्लिम समाज उनको वोट देगा। अभी रामपुर में माफ कीजिएगा, संभल में जो बाइपोल हुआ था उसमें मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके ने बीजेपी को वोट कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समाज में वो अगड़ा या पिछड़ा, वो पसमानदा समाज वाली बात हो और बीजेपी को वोट कर दे। उनको इस बात की कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, ये पता चल जाएगा कि इसमें पसमानदा कितने हैं और जो सवर्ण मुस्लिम कितने हैं, इस बात का डेटा मिलेगा। राजनीतिक तौर पर कोई बहुत बड़ा फायदा होगा इस बात की उम्मीद में बीजेपी तो कतई नहीं लगती है। ठीक है, मैं इस चर्चा को वाइंड अप करूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी व्यक्तिगत कौतूहलता के कारण अपने तीनों वरिष्ठ साथियों से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक इनफॉर्मल टाइप का हमने ये प्रोग्राम फॉर्मेट शुरू किया है। आप लोगों का वीकेंड का प्लान क्या है? अखिलेश सर, सैटरडे है, किस तरीके से आप वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं? देखिए, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है, काफी वो इसको लेकर के भी रेस्टलेस भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि उसने भी मेरे ऊपर कपड़ा भी फेंका। उसको लग रहा है काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं समय उसके साथ बिताऊंगा। तभी जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा मैं उसके पास जाऊंगा। बिल्कुल। हिमांशु सर, वीकेंड का प्लान क्या है आपका? हाँ, वीकेंड का प्लान ये है कि मैं पिछले 3 हफ्ते के बाद पहली बार इस वीकेंड में दिल्ली में रहूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें एक मोबाइल चार्जर खरीदने से लेके बेटे के 11 स्टैंडर्ड की बुक्स खरीदनी है और बहुत लंबा लिस्ट है। वो संडे को लिस्ट के पूरा करना है। पंकज सर, नेताओं से मिलने से इतर, खबरों को टटोलने के इतर, वीकेंड में आप क्या कर रहे हैं? नेताओं से मिलने का तो है संडे, इसमें कोई तो राय नहीं है। और बाद बाकी परिवार और दोस्तों के साथ बस इस तरीके से कट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, हमें समय देने के लिए, आप तीनों साथियों का।
और इस आशा और उम्मीद के साथ आपको शुक्रिया कर रहा हूं कि आगे भी इस कार्यक्रम के लिए आप लोग समय निकालते रहेंगे और ऐसी ही अंदर की बातें जो हैं वो हम तक आप साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर आपका, अखिलेश सर आपका और हिमांशु सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए अंदर की बात में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हफ्ते भर की तमाम बड़ी राजनीतिक हलचल पर अंदर की बात लेकर होंगे हम हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया।